जिस जिसने आरसीएम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देखा था, और वो दिन था 22 नवंबर 2015। ये वो लड़का है जिसका नाम प्रियांशु वर्मा है, लखीसराय क्यूल का रहने वाला है। और उस समय ग्रेजुएशन पार्ट 2 में पढ़ाई कर रहा था। जीवन के बहुत अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। जिंदगी के बहुत बड़े गोल नहीं थे, क्या होगा कुछ नहीं होगा, लाइफ में क्या करना है ऐसा कुछ पता नहीं था। और ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर उसी उसी हॉल में, मैं कहूंगा कि त्यागराज स्टेडियम जिसमें ये अगला प्रोग्राम हम लोगों का हो रहा है, उसी प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिला। तो क्या है ये सफर पिछले 8 साल का, उसको मैं आप सभी लोगों के बीच में रखूंगा। लेकिन उसको रखने से पहले मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ये साइकिल शेयर करना चाहता हूँ। और ये साइकिल क्या है, जिससे हम लोग बोलते हैं रैट रेस साइकिल। यहाँ क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम पढ़ाई कर लेते हैं, हम जब एक अच्छे काम को करने में लग जाते हैं, कोई भी काम, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और उस काम को करने में लगते हैं, तो सुबह सुबह उठते हैं, हमारी घंटी बजती है, अलार्म बजती है, अगर हमें जल्दी कहीं जाना होता है तो घंटी बजती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मॉर्निंग के सारे कामों को करते हैं, निपटाते हैं, और फिर भागे 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 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो लोग बिजनेस करते हैं वो दुकान में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 9 to 5 काम करते हैं। 9 to 5 काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि वो थक जाते हैं। खास करके मेट्रो सिटीज के जो लोग होते हैं, वो तो 9 to 5 काम करते हैं, सुबह 7 to 9 ट्रेवल करते हैं, और शाम को 7 to 9 फिर वो ट्रेवल करते हैं। तो 4 घंटे दिन के तो वो ट्रेवल करते हैं, मैं ऐसा जानता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं इन सारी चीजों को देखा है बहुत नजदीक से। और उसके बाद क्या होता है, घर जब आते हैं तो वो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। जो लोग न्यूट्री चार्ज का इस्तेमाल नहीं करते वो थोड़ा और ज्यादा ही थक जाते हैं, क्योंकि उनको विटामिन मिनरल्स की कमी हो ही जाती है। उसके बाद वो खाना खाते हैं और फिर बेड पे जाते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज किया, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, यही रूटीन कंटिन्यू होता है। अब ये रूटीन कब तक कंटिन्यू होगा पता नहीं, लेकिन मेरा भी ये रूटीन था। कब था, आरसीएम के साथ साथ मैंने इस रूटीन को जिया। और ये रूटीन था मेरा साल 2019 से साल 2023 तक। मैंने एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, जहां पे मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये दोनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मैं सर्विस दिया करता था। एज ए न्यूट्रिशन ऑफिसर मैंने काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोजीशन पे काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज के डेट में जो मेरी डिग्री है, उस डिग्री से अगर मैं मार्केट में अपनी बोली लगाने जाऊं, तो लाख रुपए महीने की नौकरी मुझे मिलेगी। इस लेवल का मैं हूँ। लेकिन आरसीएम को करते करते एक भरोसा हुआ कि लाख रुपए महीने की नहीं, मैं तो लाख रुपए दिन का आदमी हूं। ये भरोसा आरसीएम ने दिया। ये जब ये ऐसा भरोसा आ गया, तो फिर बात जमी नहीं, और पिछले 11 महीने से फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। इसको सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ, पूरे तन मन धन समर्पण भावना के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं रैट रेस साइकिल, चूहा दौड़। इसके बारे में 5 साल या 45 साल टेप में भी आदरणीय वत्स सर ने बहुत अच्छे से इसकी चर्चा करी है। तो आप, क्या है कि हम इस जिद्दोजहद में जब फंसते हैं ना, इस दलदल में जब घुसते हैं, तो हम कितनी भी निकलने का प्रयास करें, हम जब भी किसी दलदल में जाते हैं तो हम जितना निकलने का प्रयास करते हैं ना, उतना ही हम नीचे चले जाते हैं। और यही होता है, और यही जिंदगी का सच भी है। लोग, लेकिन हम या तो जॉब या बिजनेस करें, या फिर हम आरसीएम करें। कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र से अगर अपने कामों को शुरू करता है, और 65 साल तक काम करता है, 45 साल तक काम करता है, और कोई व्यक्ति आरसीएम को शुरू करे 20 साल की उम्र में, तो वो 25 साल तक काम करता है। उसके बाद काम होने लग जाता है। काम का क्या प्रारूप है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रारूप हो जाते हैं, और अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन जो काम होता है वो 5 साल होता है, जब हम अपने नेटवर्क के बेस को तैयार करते हैं, और काम का प्रारूप जो है वो बदलता चला जाता है, और काम जो है एंजॉय में, फन में बदल जाता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर आज जो युवा मुझे सुन रहे हैं, या जो 7 जुलाई को आने वाले हैं और इस प्रमोशनल प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, तो क्या आप भी चाहते हैं कि इस रैट रेस साइकिल में आप फंसे ही नहीं, या इसमें आप जाना ही नहीं चाहते? अगर ऐसा है, तो एक बात आज आपको समझनी पड़ेगी कि जो जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, इस इंडस्ट्री को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में यूथ के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है। पहले इसको लोग एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखते थे, क्योंकि उदाहरण की बहुत ज्यादा कमी, विजन की कमी थी, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की कमी थी, बहुत सारी चीजों की कमी थी। लेकिन आज के डेट में किसी भी चीज की कमी नहीं है, जिसके बारे में मैंने पीछे बताया है आपको पार्ट 1 के सेशन में, कि इसका पास्ट क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है।
और मैंने पूरे कंपेयर करके बताया है कि जो व्यक्ति अभी जो 1995 के बाद जन्मे हैं, जिन्हें हम लोग जेन जी या जेन अल्फा बोलते हैं, वो इस बिजनेस को बहुत तूफानी अंदाज से करने वाले हैं। इस तरीके से करने वाले हैं कि आरसीएम के आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। अच्छा, अगर सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं तो ये हैं कहाँ, ये सारे लोग आपके आसपास ही हैं। और आज जो मेरा सेशन खत्म होगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि ये लोग आपके आसपास हैं। तो किस तरीके से आप इनको बिजनेस में लाएं, और अगर आप बिजनेस में लाएं तो वो जिस तूफानी अंदाज से काम करेंगे, पहले उनको एक अंतर्दृष्टि चाहिए होगी, दूरदृष्टि चाहिए होगी। जब तक वो इसके गहराई में नहीं जाएंगे, इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको समझेंगे नहीं, जब तक ये इसको जोड़ा जोड़ी का काम ही समझेंगे, तब तक बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आज दो चीजों पे बातचीत करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो करियर अपॉर्चुनिटी क्यों है यूथ के लिए। एक तो जो हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है, 800 की करोड़ की आबादी में हम 140-42 करोड़ के हैं। हम मतलब पूरा हिंदुस्तान 142 करोड़ की हमारी आबादी है। और इस 142 करोड़ की आबादी में औसतन उम्र जो हमारी है 28 साल की है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भारत की जनसंख्या का 50% से ज्यादा वो 28 साल से कम का है, तो ये सही होगा मेरा कहना। मीडियन एज पॉपुलेशन बोलते हैं। और इसके बारे में मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि मैं क्या देख के मैं हैरान हूं, मैं क्या देख के परेशान हूं, मुझे कौन सी बात मुझे सोने नहीं दे रही है, और किस चीज से मैं अपनी गति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं और चाह रहा हूं कि मैं कितनी तेज भागूं कि मैं सबको पीछे छोड़ जाऊं। और मुझे अंदर से बिल्कुल ये चीजें जब से मैं जाना हूं, जब से मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, तब से मेरा नींद चैन सब हराम हो गया। और ये आपका भी हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो आज जिस चीज की मैं बातचीत करूंगा वो है एवरेज एज ऑफ इंडिया क्या है, 28 साल। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 28 साल से कम उम्र के हम लोगों की 50% से ज्यादा की आबादी है। और इसके बारे में जिसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, इसे हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को ये शब्द पता ना चले, लेकिन आज मैं तथ्यों के साथ इसको प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा और आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि वाकई में ये चीजें अभी घटित हो रही हैं। ये जब आप इसके बारे में जानेंगे तो मैं फिर से वो वही बात रिपीट करूंगा कि आपका फ्यूज उड़ जाए। तो आप अपने फ्यूज को बचा के रखिएगा, ताकि बार बार उसको अगर चेंज भी करना पड़े तो अपने फ्यूज को चेंज कर लीजिएगा। वो डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप कनेक्टेड रहिएगा इस पूरे सेशन में। मेरे जो आधे घंटे 40 मिनट की आगे बातचीत आप लोगों से होगी। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ये एज क्या है। पीछे के सेशन में पार्ट 1, मतलब जो मैंने पीछे का सेशन लिया था 8 PM का, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2022 के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के टर्नओवर में, US बिलियन डॉलर में, भारत का नाम कहीं भी नहीं है। और भारत का नाम 11वें नंबर पे है, टॉप 10 में कहीं भी। इसमें यूएस है, कोरिया है, जर्मनी है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, ब्राजील है, मेक्सिको है, फ्रांस है और ताइवान है। और जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इन सारे देशों का औसतन उम्र क्या है, 2023 में क्या है और 2040 में क्या होने वाला है, तो मुझे ये बात समझ में आई कि अमेरिका अभी 39 साल का है और ये 65 साल का बुढ़ा हो जाएगा। 65 साल का बुढ़ा हो जाएगा, मतलब इस देश के 50% से ज्यादा आबादी नॉन वर्किंग हो जाएगी, मतलब काम करने के लायक रहेगी ही नहीं। इसी तरीके से जब मैंने कोरिया का निकाला, कोरिया है तो बहुत छोटा सा देश, मात्र 5 करोड़ की आबादी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में वो आज के डेट में वो चाइना को भी बीट किए हुए। आप इस बात को समझिए, इतना सा देश है, 5 करोड़ की आबादी है, मतलब इसमें 3 बिहार समा जाएगा। इतना इतना छोटा सा देश है, इतना छोटा सा पॉपुलेशन में इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का। और ये भी अभी 45 साल का है और ये 52 साल का बुढ़ा देश हो जाए, मतलब एवरेज एज जो उसकी होगी वो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो इसका भी अभी 39 साल उम्र है और ये 47 साल का हो जाएगा। अगर मैं चाइना की बातचीत करूं तो ये भी अभी 39 साल का है और ये भी आगे चल के 65 साल का हो जाएगा। अगर मैं जापान की बातचीत करूं तो ये 48 साल का है, 53 साल का हो जाएगा। अगर मैं मलेशिया की बातचीत करूं तो ये अभी 30 साल का है, ये 37 साल का हो जाएगा। कलर पे भी ध्यान दीजिएगा। और ब्राजील की अगर मैं बातचीत करूं तो ब्राजील अभी 32 साल का युवा देश है। यहाँ की 50% से ज्यादा आबादी
32 साल से कम की, और ये 2040 जाते जाते 40 साल का हो जाए, मतलब ये भी थोड़ा आगे के उम्र में, आगे के नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है। और अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो 1881 का प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था लास्ट सेशन में, उसको जरूर से रेफर कीजिएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सिको की, तो आप देखें कि मैक्सिको भी अभी 30 साल का है और ये 37 साल का हो जाएगा। और फ्रांस की अगर बातचीत करूं तो 41 साल का है, ये 50 साल का हो जाएगा। और ताइवान का बात करूं, ये अभी 42 साल का देश है, अभी ये 50 साल हो जाएगा। अब ये साल का क्या मतलब है, आपको क्या समझ में आ रहा है? आज मैं 1 PM के प्रोग्राम में ये क्या बात कर रहा हूँ आरसीएम के बारे में, ये सब सालों से क्या महत्व है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक देश जिसकी जो आबादी होती है ना, उसका जो इकोनॉमी होता है ना, उसका वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है? 20 साल, 18 साल से ऊपर के जब लोग, 18 साल 20 साल से जब लोग काम करना शुरू करते हैं, तो अगले 45 साल तक वो काम करते हैं। और ये 45 साल की पॉपुलेशन जितनी युवा रहेगी, वो देश उतनी ही ज्यादा तरक्की करेगा। उस देश में हर व्यापार, हर तरह की इंडस्ट्री उतना ही ज्यादा तरक्की करने वाला है। और डाटा ये बता रहा है कि टॉप 10 वो देश जो अभी दुनिया में टॉप 10 है डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस्ट्री में टर्नओवर करने वाले, ये सारे देश धीरे धीरे बुढ़ापे की कैटेगरी में जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कर रहा है, और अभी प्रमाणित भी कर दूंगा एक व्यक्ति का स्पीच सुना के आपको। लेकिन जब मैंने इंडिया का डेटा निकाला, भारत का डेटा निकाला, तो ये पता चला कि ये हमारा जो देश है, अभी सबसे कम उम्र वाला देश है। 28 साल मात्र आबादी है हमारी, 50% से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं इसको, अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि 140 करोड़ हमारी आबादी है, और 70 करोड़ से ज्यादा लोग 28 साल के हैं। 70 करोड़, कैन यू इमेजिन? 70 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ लोग 28 साल से कम उम्र के हैं। और ये 2040 तक मात्र 34 साल के होंगे। यानी कि जो डेटा ये बता रहा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, जो डेटा ये बता रहा है कि जिस स्पीड से हम बढ़ने वाले हैं ना, उस स्पीड से दुनिया की अभी जो टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर करने वाला देश है, वो भी नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि हम जवान हैं, जवान का खून क्या होता है? गर्म होता है, और वो बहुत तेज भागता है, और हम बहुत तेज भागने वाले हैं। आइए थोड़ा एक वीडियो, मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया था कि अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विंग होता है जो हर तरह की परियोजनाओं को, हर तरह की पॉलिसीज को डिजाइन करता है। उसके जो सीईओ है अमिताभ कांत, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे स्पीच दिया था 2016 में। आज मैं उस स्पीच आपको सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे स्पीच दिया था। एक बार जरा सुनिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs. You people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize
that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by government of India. बातें आपको समझ में आई थोड़ी? अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में आपको एक बहुत बड़े खजाने की मैंने आपको एक चाबी बताई। आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि अगर आप समझिए कि आने वाले 10 साल में 15 साल में आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, और वो खजाना आरसीएम है, वो खजाना डायरेक्ट सेलिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का कहना है। ये मेरा कहना नहीं है। मैं तो बस इनको सुन के अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ, मैं ब्रेक पे पैर रखता ही नहीं हूँ, और टॉप गियर में गाड़ी को चला रहा हूँ अभी डायरेक्ट। क्यों चला रहा हूं? क्योंकि मेरे को इसका फ्यूचर समझ में आ गया है, मेरे को इसका विजन समझ में आ गया है। और जिस दिन ये आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको भी ये जोड़ा गाड़ी का काम नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा कि मैं कैसे पूरी स्पीड के साथ इसमें काम करूं, और पूरी स्पीड के साथ कैसे काम करना है उसके बारे में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने से पहले हम आज यूथ स्पेशल के सेशन में हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यूथ एक यूथ जो है, एक जो युवा है, वो क्या चाहता है। उसके बहुत बड़े बड़े सपने, वो फ्रीडम चाहता है। कैसे फ्रीडम चाहता है? वो टाइम फ्रीडम चाहता है, वो मनी फ्रीडम चाहता है, वो कंट्री से। और मैं आपको बताऊं कि आरसीएम हमारी जिंदगी का मॉल है। रिस्पेक्टेड वर्क सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये फुल पैकेज ऑफ लाइफ है। यहाँ पे मतलब हम किसी जॉब में जाएं तो हो सकता है हमें किसी चीज की कमी हो सकती हो, पैसे की कमी ना हो, लेकिन टाइम की कमी हो, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा भाई। लेकिन ये फुल पैकेज ऑफ लाइफ इसलिए है, ये हमारी जिंदगी का मॉल इसलिए है, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है, एक बार जो व्यक्ति यहाँ पे आके टिक जाता है, इस बिजनेस को समझ जाता है, और समझने के बाद अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क का बहुत बड़ा डेप्थ क्रिएट कर लेता है, उसके बाद उसको कहीं किसी किसी और कोई दुकान या कोई कहीं भी कोई कमाई का जरिया कुछ भी जाने की कहीं भी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपको एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल जाती। और कैसे मिलती है, क्या मिलती है, उस वो मैं आपको जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको एक युवा होने का क्या लाभ मिलता है, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग यूथ। आप अगर एक यूथ है, अगर आप एक अंडर 30 है, तो आपको क्या क्या लाभ मिलता है ये थोड़ा समझते हैं। आपके पास वर्क फ्रीडम। वर्क फ्रीडम क्या है कि जब एक 40 साल का आदमी काम करता है तो उसके पास 10 साल के बच्चे होते हैं, उसके पास एक जिम्मेदारी होती है। आप किसी जिम्मेदारी के साथ नहीं, आप फ्रीडम के साथ काम करते हैं। आपका जो माइंडसेट होता है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है। आप नए नए आइडियाज पे काम करते हो, आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हो। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम इस रैट रेस में फंस जाते हैं ना, उसके बाद हम इससे निकलने की सोचते ही नहीं है। जैसे इससे निकलने की सोचते हैं तो पता चलता है कि कार लोन है। जैसे इससे निकलने की सोचते हैं पता चलता है कि बैंक ने पहले ही होम लोन दे रखा है। जैसे ही निकलने की सोचते हैं वैसे ही पता चलता है कि बॉस तो 4 बातें सुना रहा है, लेकिन हम रेजिग्नेशन नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि अगर हम 4 महीने भी अगर बिना नौकरी के बैठ गए, बिना जॉब के बैठ गए, तो हमारे परिवार को खाने को लाने पड़ते। यानी कि हम मजबूरी में उस काम को कर रहे होते हैं जिस काम को हम करना नहीं चाहते। होता है। अगर आपको बिलीव नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो आप 1 साल 2 साल जॉब करके देखिए, समझ में आएगी बात। वो फ्रीडम नहीं मिलेगा आपको। वो आप मतलब उस फ्रीडम के साथ जी ही नहीं सकते हैं जो फ्रीडम आपको आरसीएम में आके मिलता है। और ये कहने की बातें नहीं, ये महसूस करने की बात। कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक यूथ, हम अभी किस बात पे बात कर रहे हैं, एक यूथ होने के नाते आपके पास बहुत लेस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती। आप समझिए ना कि आपके माता पिता जीवित हैं, आपके माता पिता आपको आपकी बेसिक नीड के लिए काम कर रहे हैं। आपको अगर पढ़ाई करना है तो पैसे वो देते हैं, आपको अगर कपड़े खरीदना है तो पैसे वो देते हैं, आपको अगर रिचार्ज करना है तो पैसे वो देते हैं, आपको अगर कहीं बाहर शहर में रह के पढ़ाई करना है तो उसके रेंट के खर्चे आपके पिताजी माता जी देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस उम्र में जब हम रहते हैं, तो इस उम्र में हम बहुत सारे ऐसे कामों को भी कर देते हैं जिस कामों को हम शायद करना नहीं चाहते। जैसे हम बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं। मैं बहुत सारे यूथ से मिलता हूँ, और बहुत सारे यूथ से बार बार मिलता हूँ। जब मिलता हूँ, एक को जब मैंने 3 साल पहले प्लान दिखाया था, जब मैंने मुझसे पूछता हूँ कि भाई अभी कर क्या रहे हो, कहता है अभी भी तैयारी ही कर। वो तैयारी नहीं कर रहा है, वो कंफ्यूज है कि हम करें क्या। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है लाइफ में हम जाएं तो किधर जाएं, हम कौन सा रास्ता चुने। कोई तो मुझे 15-20 हजार का कोई नौकर बना दो यार।
5 साल से हम अपने घर वाले को बोल रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग डेडिकेटेड तैयारी करते हैं, वो बात समझ में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एमबीबीएस की, कुछ लोग कहते हैं जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी, कुछ लोग कहते हैं सीए सीएस की तैयारी। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, जहां पे कंपटीशन सबसे ज्यादा है। 78 करोड़, 70 करोड़ से ज्यादा युवा 28 साल से कम उम्र के हैं, और वहां पे सब लोग दौड़ रहे हैं। आप समझिए आप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो बोलते हैं ना आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली में वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उनको खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। वो बस कहते हैं कि हम साल में 10 फॉर्म भरते हैं, 10 फॉर्म, और सबका एग्जाम देते हैं। कभी बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं, कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, कभी किसका एग्जाम देते हैं, कभी किसका एग्जाम देते हैं। कहते हैं किसी में निकल जाए, किसी में हो जाए, कोई गोल नहीं है, बस घूमे जा रहे हैं। लेकिन एक यूथ होने का एडवांटेज उनको मिलता है, इस समय को वो पास भी कर देते हैं ना, तो उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी का अभाव होता है। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो 30 साल की उम्र के हैं, लेकिन उनके घर का कितना बिजली बिल आता है उनको पता नहीं। उनके घर के खर्चे कैसे चलते हैं, उनके घर में कितना राशन आता है उनको पता नहीं होता है। कई बार माँ बाप इतने प्रोटेक्शन दे देते हो, लेकिन मुझे मेरे सर कहा करते थे बचपन में कि घर का बिजली बिल कितना आता है ये जानो, भरो नहीं लेकिन जानो कि कितना बिल आता है, कितना यूनिट खर्च होता है। ये जानो कि तुम्हारे घर के कितने खर्चे हैं और तुम्हारे लाइफस्टाइल किस लेवल का है, ताकि तुम उसी जिम्मेदारी के साथ आगे काम कर सको। जो भी तुम्हारे सपने हैं उस पर तुम काम कर सको। ये भी यूथ हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हमारे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और हम सीरियस तो लाइफ में तब होते हैं जब हमारी शादी होती है। सही बता रहा हूँ, ये मैं 90% युवाओं की कहानी बता रहा हूँ। लेकिन जब एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो जब वो गोल को देखता है, बहुत सारे लोगों को सफल होते हुए देखता है, तो उसके अंदर थोड़ा जिम्मेदारी का भाव आने लग जाता है। जब उसकी टीम बन जाती है, जो अपनी टीम को लीड करने लग जाता है, और जब वो एग्जाम्पल के साथ लोगों को लीड करता है, तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है लाइफ। तो ये एक एडवांटेज है यूथ होने का कि आपके पास क्या है, लो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मना कर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यूथ से, क्या आपको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मम्मी पापा अलाउ करते हैं? तो जवाब है नहीं। तो जिस काम को करके आपको अपने लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, जो आपके गोल सेटिंग से आपका जिसका कोई लेना देना नहीं है, उस काम को करने के लिए जब आप अपने माँ बाप से नहीं पूछते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग अगर आपके माँ बाप रोक भी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करके देखते हो 5 साल? अगर आपकी जिंदगी बदलती है तो क्यों 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 नहीं करना चाहिए, मेरा सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं रोकते हैं आपको, आप खुद अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं इस स्टेज में। मतलब लाइफ इज फुल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते अपने बारे में, और ये मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं। जब मैं 2015 में था, मैं खुद अपने बारे में कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आती चली गई जब आर्थिंग के बड़े बड़े प्रोग्रामों में आता चला गया। तो एक यूथ होने का एक एडवांटेज मिलता है हमें, क्या कि हमारे पास लेस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे खर्चे बहुत कम होते हैं, पता है, 2,000 रुपए के पॉकेट खर्चे में पूरा महीना निकल जाता था। दिल्ली जैसे शहर में बता रहा हूँ, दिल्ली जैसे शहर में हम 13,000 जहां पे रूम का रेंट दिया करते थे, वहां पे 2,000 के खर्चे में हमारा काम चल जाता। क्यों पता है? मेट्रो से चलते थे, बस से चलते थे। अगर एक एक महीने में एक बार पिज्जा खा लिया तो बजट बिगड़ जाता था। तो क्या है कि हमारे कम खर्चे में हमारा काम हो जाता है जब हम यूथ रहते हैं। और यही चीजें जब आपको 40 साल की उम्र में करनी पड़ेगी, तो आपको अपने बच्चे को भी देखना पड़ेगा, फैमिली को भी देखना पड़ेगा, अपने ससुराल के पक्ष को भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और भी बहुत सारे जगह पे आपका टाइम जाने लग जाता है। लेकिन जब आप अंडर 30 होते हैं, तो आप डेडिकेटेड रूप से, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर चूज करके अगर आप काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम समय में बहुत बड़ा कर। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको एक बड़े प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। और क्या होता है, एक यूथ होने का और क्या एडवांटेज होता है, हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, बहुत मजेदार रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए हमारे फैमिली रहती है। हमारी फैमिली कहती है यार बेटा जो तुमको करना है करो। हम कई बार सालों साल तैयारी में बिता देते हैं। हमारे माँ बाप बोलते हैं हम तुमको खेत बेच के पढ़ाएंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो। लेकिन ये फर्म बिलीव जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग पे एक युवा को आ जाएगा,
वो यहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे वहां पे वो अपना 3-4 साल का करियर सिर्फ तैयारी में बिता देता है, जहां पे 4 साल के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता, वो अगर उस कमिटमेंट के साथ एक युवा डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में अगर लगा दे तो उसको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। तो क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ, 30 साल की उम्र में हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और जॉब को खोजने के लिए। और अगले 30 साल जब हमारे माँ बाप को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो हम बोलते हैं कि हम तो छुट्टी में सिर्फ घर आए। क्यों? क्योंकि करियर है, जॉब है। अगर 10 दिन से ज्यादा छुट्टी ले लिया ना, तो बॉस निकाल देगा बाहर, बोलेगा आउट हो जाओ, नहीं चाहिए मुझे ऐसे एम्प्लॉय। ये तो हालत है 50-60% के एम्प्लॉय की, जो खास करके प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनके पास टाइम नहीं है अपने मम्मी पापा के लिए। लेकिन आप देखिए हमारे कोर लीडर्स को, अपने माँ बाप को पलकों पे बिठा के रखते हैं। आज तक शायद इन सारी बातों की तरफ किसी ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं जाके देखा हूं खुद अपनी नजरों से। मैं देखा है वत्स सर के फादर कितने शान से रहते हैं, और शान से कहते हैं कि सुरेंद्र वत्स मेरा बेटा है। फील कीजिए आप, जब मैं विशाल भाई से मिलता हूं तो अपने ग्रैंड पा के कितनी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। उसी उसी के इतर जब हम आम जिंदगी में जाते हैं, तो वहां पे अपने दादाजी से लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से मर जाए। माफी चाहता हूँ, बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आज, लेकिन अंदर की पीड़ा है जो देख रहा हूँ, सहन नहीं होती उस सारी चीजों को देख के। ये हाल है आज के युग में। लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। लोग कहते हैं कि एक माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, उसका बच्चा उस माँ बाप के बस जाने का इंतजार करता है कि कितनी जल्दी चला जाए हमारे माँ बाप, ताकि हमारे को एक बर्डन कम हो जाए। आज के डेट में क्या है, जब इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन इतना है और ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब 20% से भी कम है ओल्ड एज पॉपुलेशन, तब इतने सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है 2050 में, 2080 में क्या होगा, उस समय क्या होगा। लेकिन आप देखिएगा जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपने माँ बाप से वो दूर रहे। वो अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाएंगे कि वो अपने माँ बाप को भी टाइम दें, अपने फैमिली को भी टाइम दें, और अपने बिजनेस को भी टाइम दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मौका है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग में, आरसी बिजनेस में। ये चीजें कहाँ मिलती है? ये यहाँ पे मिलती है आपको इन सारी चीजें। एक यूथ को बताइए ना कि यहाँ पे ESBI क्वाड्रेंट जैसी चीज होती है। वहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है वो टाइम लगाता है, पैसा कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वो टाइम और मनी दोनों लगाता है, फिर वो पैसा कमाता है। फिर वो मनी टाइम से अगर वो बी क्वाड्रेंट में चला जाता है तो मनी और टाइम लगाता है, सिस्टम क्रिएट करता है, और वो टाइम मनी सिक्योरिटी सारी चीजें कमाता है। और जब वो आई क्वाड्रेंट में जाता है तो सिर्फ मनी डालता है और उसको टाइम मनी सिक्योरिटी सारी चीजें मिलती है। अब जो लेफ्ट साइड में जो लोग रहते हैं, लाइफ टाइम वो कैसी इनकम अर्न करते हैं, एक्टिव इनकम। जो राइट साइड में रहते हैं वो पैसिव इनकम अर्न करते हैं। ये सारे इसके फायदे हैं, मैं आज इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये सारे फायदे हैं। एक यूथ को जब इसके फायदे के बारे में पता चलेगा तो वो बिल्कुल काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, वो हर प्रोग्राम में आएगा। और अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप देखिए ना हमारे कोर लीडर्स को। पीछे हमने राकेश शर्मा सर को सुना, हमारे ग्रेट अपलाइन रेस्पेक्टेड सुजीत सर है, जिन्होंने 19 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग के सफर को शुरू किया। वो भी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में थे, मैं भी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। तो इतने बड़े मुकाम पे चले गए, सफायर जैसे लेवल पे चले गए, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हर तरह के लेवल को एंजॉय कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं अपने लाइफ में। तो आपको भी तो समझना पड़ेगा कि जो कोर लीडर हमारे हैं, इसके लाइव एग्जांपल, ये जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताया, इसके लाइव एग्जांपल, जो मैंने आपको पैसिव इनकम के बारे में बताया, इसके लाइव एग्जांपल। तो ये जो लड़का है जिसकी मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, अभी तो मैंने एक यूथ की बातचीत करी थी, इस लड़के की कहानी सुनाता हूँ कि 22 नवंबर 2015 को क्या हुआ था। ये लड़का दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आरसीएम की 15वीं एनिवर्सरी हुई, और वहां पे ये स्पॉट हर किया। दिल में जगा दे आज मेरा चार्ज न्यूट्रीशन। प्रोग्राम उस वीडियो में मैं थोड़ा सा आया था, अगर किसी व्यक्ति को नहीं दिखा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड मेरा चार्ज न्यूट्रीशन। वहां से जर्नी शुरू हुई, और जब मैं 7 मई को उसी हॉल के मंच पे था तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा था 22 नवंबर 2015 को, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा। पता है क्या हुआ था उस दिन 7 मई को?
साथ में को मेरी कार की ओपनिंग, ये मैंने अपनी गाड़ी ली थी टाटा पंच, और उसका उद्घाटन हुआ था। मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि उस दिन ऐसा भी होगा, 22 नवंबर 2015 को, कि इसी हॉल में मेरी गाड़ी का रिबन कट। ये सब कैसे हो पाया एक बड़े प्रोग्राम को? इसके बारे में अब मेरा जो सेशन है वो इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमेगा। ये कैसे हो पाया, इतना बड़ा कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। आप इस दोनों शख्स को जानते हैं? आपको इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है? लीजेंड सतीश पंडित जी की और डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर की। अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेके चलता हूँ और एक टेप सुनाता हूँ। कल मधु जी आई थी, उन्होंने भी एक टेप सुनाया आप लोगों को। मैं वो चीजें रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज आपको 5 साल या 45 साल का 1 मिनट सुनाना चाहता हूँ। क्या वत्स सर कहना चाह रहे हैं? 2004-5 में, 2006 में उनकी एक मीटिंग हुई थी आ, आ, पठानकोट में। 5 साल या 45 साल टेप में उन्होंने क्या कहा था ऐसा, आप भी थोड़ा सुनिए। ऑडियो नहीं आ रहे हैं प्रियांशु भैया। प्रियांशु भैया ऑडियो नहीं आ रहे हैं, मेरा आवाज आ रहे हैं आपके पास? अच्छा, आपको वॉइस नहीं सुनाई दे रही? नहीं नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं आ रहा है, किन्हीं कोई नहीं सुनाई दे रहे। अच्छा, ओके ओके। मुझे लगा कि मैं सुन रहा हूं तो आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस स्टेप में वत्स सर ये कह रहे हैं कि एक एक फंक्शन में, एक बड़े प्रोग्राम में एक लीडर का बेस तैयार होता है, एक नया टेक्निकल अचीवर तैयार होता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ऑडियो को उस तरीके से चेक नहीं किया कि आपको सुनाई दे, पर मैं फिर से री स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आपको सुनाई दे तो मुझे बताइएगा। अभी अगर सुनाई, उसके बाद जब आपके अभी सुनाई दे रहा है? यस यस। ओके ओके, वेरी गुड। सामने सबसे बड़ी निराशा है, आपकी मंजिल को तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा एक तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो है फंक्शन। इस प्रकार की मीटिंग्स आप किसी के ड्राइंग रूम में जाके किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, वो आरसीएम फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। अगर आपने उस व्यक्ति को लीडर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति की टेक्निकल बोनस का बेस बनना स्टार्ट हो जाए, उसको इस प्रकार के माहौल में बिठाना पड़ेगा ताकि उसके दिमाग में 1 लाख की बात घुस पाए। बड़े प्रोग्राम की लेके आना पड़ेगा आपको, लोगों को ये समझना चाहिए। ला सकते हैं। ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये इस प्रकार के फंक्शन होते हैं, ये लीडर्स पैदा करते हैं। यहां से शुरुआत होती है। कोई व्यक्ति डिसीजन लेके जाता है, गंभीर डिसीजन, कि यस आज मेरी समझ में आ गया, मैं करूंगा, और निश्चित रूप से वो करता है और उसका रिजल्ट रहता है। कुछ टाइम के बाद लोग उसको मुकेश कोठारी के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उसको सतीश पंडित के रूप में जानते हैं, कुछ लोग एस अत्री के रूप में जानते हैं, तो कुछ लोग राकेश शर्मा और प्रमोद गुलाटी के रूप में उनको जानने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार की मीटिंग्स की पैदावार होते हैं। यस, बड़े लीडर्स जो होते हैं, और कुछ लोगों को ना, ये मैंने फर्स्ट डे जब अपनी स्लाइड में ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोगों को ये सारी चीजें ना ऐसी लग रही थी कि मतलब पता नहीं ये लड़का को किस्मत से ये सारी चीजें मिल गई क्या, ये या फिर ये वत्स सर का चमचा करता होगा, या ये बहुत कुछ करता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चमचा नहीं हूँ। मेरे को बड़े प्रोग्राम में वत्स सर ने आइडेंटिफाई किया। मैं लगातार 3 एनिवर्सरी में इनको दिखा था। 2015 की एनिवर्सरी में जब गया था तो मैंने सिर्फ इनको सुना था। जब 2016 की एनिवर्सरी में गया तो इनके साथ फोटो खिंचवाया था। 2017 की एनिवर्सरी का टिकट लेने के लिए मैं यूएस के ऑफिस तक चला गया था, सिर्फ 2 टिकट लेने के लिए। और ये दोनों लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 19वीं एनिवर्सरी के मंच पे जब मुझे
कोई क्लब का सेलिब्रेशन हो रहा था तो उसमें मुझे सर के साथ सेल्फी लेने का मौका मिला। ये चीजें किस्मत से नहीं मिली है, ये चीजें मेहनत से मिली है। और मेहनत बस एक ही चीज का कमिटमेंट था कि बड़े प्रोग्राम को नहीं छोड़ना। बड़ा प्रोग्राम अगर कहीं भी हो, क्योंकि बड़े प्रोग्राम से लीडर पैदा होते हैं, ये बात मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के मुंह से सुना था और उसका खुद मैं टेस्टिमोनियल। अगर आप मुझे देख रहे हैं आज आप 8 PM में, तो उसका सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल मैं हूं, बड़े प्रोग्राम का पैदावार। और क्या होता है बड़े प्रोग्रामों में? ऐसा बहुत सारे सफलता को देखते हैं, हमारे भीतर एक विजेता जाग है। ये होता है बड़े प्रोग्राम में। कैसे होता है? आइए, जिसने मेरे अंदर के विजेता को जगाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार हूं रेस्पेक्टेड विजय विरोधिया सर का, जिनकी एक बात तीर की तरह मुझे लगी थी 22 नवंबर 2015 को। सुनिए जरा इस बात। भाई साहब विजय विरोधिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विजय विरोधिया बेसिकली कराटे कोच था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर का एक सेंटर चलाता था और सुबह बच्चों को कराटे सिखाता था। 8 फरवरी सन 2001 से आरसीएम शुरू किया और सीखते सीखते आज एक चीज पता चली कि आरसीएम बहुत से लोग पैसे के लिए करते हैं, बहुत से लोग नाम के लिए, सम्मान के लिए, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको जो चाहिए यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग बाय दिस बिजनेस। आपको पैसा चाहिए यहाँ मिलता है, सम्मान चाहिए यहाँ मिलता है, नॉलेज चाहिए यहाँ मिलती है, स्वास्थ्य चाहिए यहाँ मिलता है, लोग चाहिए यहाँ मिलता है, तालियां चाहिए यहाँ मिलती है, घूमना फिरना चाहिए यहाँ मिलता है, समय चाहिए यहाँ मिलता है, आजादी चाहिए यहाँ मिलता है, दुआएं चाहिए यहाँ मिलता है, कुछ भी चाहिए, each and everything you can get by this business. It is not because of you. सिर्फ आप अपने दम के ऊपर ये सब कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर एक सशक्त लीडरशिप है, एक सिस्टम है। क्योंकि जिंदगी में कोई भी आप काम करो उसके अंदर आप अकेले जिम्मेवार होते हो उसके फेलियर के और सक्सेस के, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक खूबी है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो सिस्टम आपके साथ है और आप बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। बस शुरू आपको करना है। पूरी की पूरी बात मेरे दिल के अंदर उतर गई थी और मैं उसमें रोया था। मुझे समझ आया यार, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा कदम सिस्टम कर देगा। विश्वास नहीं हुआ था। मैं उस समय भी ये बिलीव नहीं किया था कि आज 8 PM जैसे मंच पे मैं आज आप लोगों के बीच में आके इन सारी बातों को शेयर करूंगा। कभी मैंने नहीं सोचा था इन सारी चीजों को, लेकिन ये सारी चीजें कब हुई? जब मैं बड़े से बड़े प्रोग्रामों को कभी नहीं छोड़ने का एक संकल्प, और 2015 के बाद से मैंने एक भी एनिवर्सरी मिस नहीं। और अगर आप ऐसे हैं जो एक एनिवर्सरी में आते हैं और दूसरे में कहते हैं कि तो वही होता है, जाने से क्या होगा, तो आप टेक्निकल पे नहीं जाओ। बस एक ही बात, सिंपल सी बात है, आप बड़े प्रोग्राम चाहे एनिवर्सरी हो चाहे यूथ का इवेंट हो, वहां पे आपको जाना चाहिए। शुरुआती 7 दिन में एक बहुत शानदार कहानी लोगों सिस्टमाइज, एक बड़ा सेमिनार और उसके लिए किया हुआ आपका पूरे बल से एक प्रयास आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलें। आवाज तो आ रही है ना? मुझे याद है शायद 17 जनवरी की 2 साल पहले की बात है। इसी हॉल में मेरी एक मीटिंग थी 16 जनवरी को, और देहरादून में 3 दिन फील्ड वर्क करके आया था और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि 3 कॉलेज लेके आएंगे। कितनी? 3, लगभग 25-30 लोग। मैं क्या बिजनेस चल गया भाई, अगर पहला ही प्रयास था मेरा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो 3 दिन रह के मैं 15 तारीख को इधर आया। 15 को आके मैंने शाम को फोन किया, कहते जी 3 तो नहीं 2 पक्का, 2 जरूर आएंगी। मैं चलो 2 भी बुरी नहीं है। अगले दिन फोन किया कि 2 तो नहीं 1 जरूर, और 1 जो है ना वो खास लोगों की आएगी, बढ़िया। मैं चलो एक ही ठीक है। 16 तारीख मैंने यहाँ मीटिंग की और मीटिंग जैसे खत्म हुई 9 बजे 10 बजे मैंने फिर फोन किया। कहते कि ऐसा है कि वर्मा जी का बहस जो है वो ठीक है, शर्मा जी की इस तरह के बहाने। हाँ, फिर ऐसा करते हैं कि मेरे वाली जो कार है उसमें 3 लोग आ जाएंगे, मेरे को मिला के 4। एनीवे, मैंने फिर 11:30 बजे फोन किया। तब मेरा परमानेंट स्टे था चंडीगढ़ में। मैंने फोन किया तो पता चला कि 1-1.25 घंटे बाद कि वो ऐसा है जी, वो वैसा है। अब वो मारुति भी आते आते रुक गई। अब मुझे पता था कि स्कूटर तो आ नहीं सकता। तो फिर लास्ट में उस व्यक्ति ने एक बोला कि ऐसा है कि अब साथ तो कोई है नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं भी फिर अगली बार ही सही, मेरी बिटिया का पेपर भी है, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया 11:30 बजे रात को। सुबह फंक्शन कहाँ? पानीपत रोड, धर्मशाला। मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने खाना खाया इधर ही, ये नागपाल रेस्टोरेंट है ना। खाना खा के खाते खाते मैंने सोचा कि अब तुरंत क्या करना है, यहाँ से भी कुछ लोगों ने जाना था। एनीवे, मैंने क्या किया कि ट्रिब्यून में कुछ वाकफियत है, मैं ठीक 12 बजे ट्रिब्यून पहुंच गया। वहां पूछा, वो पता चला कि 1:30 बजे वो गाड़ी जाती है जो देहरादून अखबार छोड़ती है। देहरादून बैठा उसमें, 4:45 बजे उस गाड़ी ने मेरे को देहरादून घंटाघर उतार दिया। मैंने वहां जाके फोन किया, उस व्यक्ति को लगा, उसने इस तरह से जवाब दिया, हाँ आप हो आओ, हम फिर अगली बार देखेंगे। उसको लगा कि चंडीगढ़ से बोल रहा है। मैंने बोला कि घंटाघर से बोल रहा हूँ।
आ रहे हो, निकल गए। मैं वहां रुका 2 घंटे, एक कॉलेज, एक मारुति कार में लेके आया, केवल 22 महीने 50 लाख का बिजनेस है, 4 टेक्निकल, 15 रॉयल्टी। हाँ जी, एक बड़ा फंक्शन, और उस पे आपकी मुस्तैदी, उस पे आपका किया हुआ ठीक ठीक काम। जब कोई बड़ा फंक्शन आता है तब आपको क्या करना है, डिटेल में बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कस हो सकती हैं। अगर आप ये पॉइंट अपने दिमाग में रखोगे तो आपका दिमाग आपको आइडिया देगा, नए नए आइडिया देगा। लुधियाना अगर फंक्शन हो रहा है और आप उतावले हैं अमृतसर में बिजनेस करने के, अमृतसर वाले व्यक्ति को लुधियाना बुलाओ, देन फिर अमृतसर जाओ। ऐसे में जो भी चीजें हैं, करनाल में फंक्शन है, उस फंक्शन में किन नए लोगों को मैंने बुलाना है, मेरे पास लिस्ट है उनकी, सिस्टमाइज्ड। एक बड़ा समय, और मैं आपसे एक ही आह्वान कर रहा हूं, आज 5 जुलाई को आपके पास एक मौका है, आपके पास मौका है एक ऐसी ही कहानी की जबरदस्त शुरुआत करनी। आज क्या करना है, बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, एक मजबूत आदमी को आप चुनो और आप उसको पकड़ के 7 जुलाई के प्रोग्राम में बैठो। भाई साहब, आपका भी 50 लाख का बिजनेस, 4 टेक्निकल, 8-10 रॉयल्टी, एक स्टेशन आपका बिल्ड हो सकता है सिर्फ एक लोग। लेकिन ये करेगा कौन? जो इस काम को करेगा वही वो इनाम पाएगा, वही वो फल काटेगा। जो बोएगा वो काटेगा, जो नहीं बोएगा वो नहीं काटेगा। यानी कि आपके पास वो कहानी बनाने का मौका है। इसीलिए मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया था, ताकि मैं आज आपको इन सारी चीजों से अवगत करा सकूं। और मैं कोटेशन बोलना चाहता हूँ, सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन इन अपॉर्चुनिटी मीट। सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, जहां पे आपकी तैयारी और आपके मौके दोनों जहां पे मिल जाते हैं, वहीं पे आपको सक्सेस मिलती है साथियों। और आपके 3 सवाल के जवाब बहुत जरूरी है जानना इसको, कि डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम क्या है, उसे क्यों करना है और कैसे करना है। और ये दोनों के बीच में जो एक लाल वाला कलर है ना, क्यों, ये क्यों एक बड़े फंक्शन में जाने के बाद क्लियर हो जाता है। और जब क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, हम इसको देखिए फंक्शन में आते हैं, ये सारी तो पहले से देख चुके हैं कि क्या क्या होने वाला है। ये इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा ज्यादा, बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो जो आज लाइव सुन रहे हैं, इस वीडियो को बाद में भी एक बड़े फंक्शन के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 7 जुलाई के बाद, तो आपको क्या, क्यों, कैसे क्लियर करने के लिए, क्या क्लियर करने के लिए बिजनेस स्कूल जैसी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, क्यों क्लियर करने के लिए पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, आपका सपना किसने चुराया और कॉपी करेक्ट मार्केटिंग वर्क है को आपको पढ़ना पड़ेगा। और कैसे करने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, और सवाल ही जवाब है। इतना अगर आप करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। एक बड़ा फंक्शन और उस पर किया गया आपका ठीक ठीक प्रयास आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलों को हल कर